बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, पराक्रमी और बुद्धिमान राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी बहादुरी की कहानियां पूरे राज्य में सुनी जाती थी। एक दिन एक रहस्यमयी तांत्रिक ने राजा को चुनौती दी। उसने कहा कि यदि राजा उसके कहने पर शमशान से एक रहस्यमयी लाश बेताल लाकर देंगे तो वह राजा को अमृतत्व का रहस्य बताएगा। राजा विक्रमादित्य, जो किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे, तैयार हो गए। तांत्रिक ने विक्रमादित्य को चेतावनी दी थी कि बेताल को पकड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह हर बार राजा को सवालों में उलझाकर भागने की कोशिश करेगा। राजा विक्रमादित्य अंधेरी रात में शमशान पहुंचे। वहां उन्होंने पेड़ से लटकती हुई बेताल की लाश देखी। जैसे ही राजा ने बेताल को उतारा और अपने कंधे पर रखा, बेताल ने राजा से कहा, राजन, मैं तुमसे एक शर्त रखता हूँ। यदि तुम मेरे सवालों का जवाब जानते हुए भी चुप रहोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, लेकिन अगर तुमने जवाब दिया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। राजा ने अपनी बुद्धिमानी से बेताल की चुनौती स्वीकार की। बेताल ने राजा को पहली कहानी सुनाई, एक ब्राह्मण की पत्नी और राजा के बीच के प्रेम और बलिदान की कहानी। कहानी का अंत करते हुए बेताल ने पूछा, राजा, बताओ कि उस महिला के लिए सबसे बड़ा त्याग किसने किया? राजा, पति या वह महिला स्वयं? राजा ने अपने ज्ञान और तर्क का उपयोग करते हुए उत्तर दिया, सबसे बड़ा त्याग उस ब्राह्मण ने किया जिसने अपने प्रेम के बदले अपना जीवन और अपनी पत्नी की खुशी राजा को सौंप दी। राजा का जवाब सुनकर बेताल ने कहा, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अब मुझे फिर से पकड़ना होगा। हर बार बेताल एक नई कहानी सुनाता और राजा विक्रम अपने तर्क और बुद्धिमानी से सही उत्तर देते, लेकिन बेताल हर बार राजा के जवाब के कारण वापस पेड़ पर जा बैठता। आखिरकार जब राजा विक्रम ने तांत्रिक के इरादों को समझा तो उन्होंने बेताल के ज्ञान से सीखा कि तांत्रिक उन्हें धोखा देकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। राजा ने बेताल की मदद से तांत्रिक को हराया और राज्य को सुरक्षित रखा। राजा विक्रमादित्य ने तांत्रिक को परास्त कर दिया था और बेताल को शमशान में छोड़ने का निश्चय किया। पर जैसे ही राजा वापस महल की ओर लौटने लगे, बेताल ने अचानक जोर से हंसते हुए कहा, महाराज, क्या आपको लगता है कि कहानी यहीं समाप्त हो गई? आपने तांत्रिक को हराया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस षड्यंत्र की असली जड़ क्या थी? राजा रुक गए। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? बेताल, तांत्रिक को मैंने सजा दी, अब और क्या बचा है? राजन, वह तांत्रिक तुम्हारे दरबार के ही एक मंत्री के इशारों पर काम कर रहा था। तुम्हारे विश्वास पात्र मंत्री ने यह साजिश इसलिए रची ताकि वह तुम्हारे स्थान पर राजा बन सके। तुमने तो केवल शतरंज का एक प्यादा मारा है, लेकिन असली चाल चलने वाला खिलाड़ी अभी भी जीवित है। यह सुनकर राजा का खून खौल उठा। वह तुरंत महल लौटे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर पूरी घटना का खुलासा किया। हर कोई चौंक गया। राजा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, हमारे राज्य में किसी ने तांत्रिक के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। वह व्यक्ति मेरे विश्वास को तोड़कर पूरे राज्य को संकट में डालना चाहता था। मैं यह जानने के लिए हर मंत्री का परीक्षण करूंगा। राजा ने मंत्रियों से उनके हाल के कार्यों की रिपोर्ट मांगी। सबने अपनी अपनी वफादारी का प्रमाण दिया, लेकिन तभी एक मंत्री, जिसे राजा हमेशा से सबसे ईमानदार मानते थे, अचानक पसीने से तरबतर हो गया। राजा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर यह भय क्यों है? कहीं तुमने ही तो? मंत्री ने अपनी गर्दन झुका ली और कांपते हुए बोला, महाराज, मैं दोषी हूँ, लेकिन मैंने यह सब अपनी महत्वाकांक्षा के कारण किया। मुझे लगा कि मैं आपसे अधिक योग्य हूँ। मैंने तांत्रिक को इस षड्यंत्र में लगाया ताकि मैं राजा बन सकूं, लेकिन मैं अपनी योजना में असफल रहा। यह सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। हर कोई उस मंत्री पर चिल्लाने लगा। कुछ ने उसे तत्काल मृत्युदंड देने की मांग की, परंतु राजा ने सभी को शांत किया और घोषणा की, इस मंत्री ने जो किया वह विश्वासघात है, लेकिन मैं इसे तुरंत मृत्युदंड नहीं दूंगा। इसका दंड ऐसा होगा कि यह खुद अपने की पर पछताए। राजा ने मंत्री को अपनी सारी संपत्ति और पद से वंचित कर दिया। उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया और आदेश दिया गया कि वह अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हुए गरीबों की सेवा करेगा। जैसे ही मंत्री को ले जाया गया, बेताल ने पेड़ से चिल्लाकर कहा, महाराज, आप सच में अनोखे हैं। आपने उसे मारने की जगह उसे और बड़ा सबक सिखाया। लेकिन सोचिए, क्या ऐसे विश्वासघात के बाद भी आप अपनी प्रजा से वफादारी की उम्मीद कर सकते हैं? यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने तलवार खींचकर कहा, तुम्हारी कहानियां और सवाल अब समाप्त हुए। बेताल, अगर तुमने मेरी वफादारी पर सवाल उठाया तो तुम्हें मैं हमेशा के लिए इस शमशान में बंद कर दूंगा। बेताल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, महाराज, क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यह भी एक और परीक्षा थी, यह देखने के लिए कि क्या आप भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेंगे। आपने फिर से खुद को सच्चा राजा साबित किया। यही कारण है कि आप जैसे राजा इतिहास में अमर होते हैं। राजा विक्रमादित्य अपनी जीत और मंत्री की साजिश को खत्म करने के बाद राहत महसूस कर रहे थे। वे सोच ही रहे थे कि अब राज्य और प्रजा सुरक्षित हैं। तभी बेताल ने अपनी चालाकी भरी आवाज में कहा, राजन, आपने न्याय किया,
लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि आप उस तांत्रिक और मंत्री को इतनी आसानी से माफ करके बड़ी भूल कर रहे हैं? राजा ने पलटकर कड़क आवाज में कहा, बेताल, मैंने न्याय किया है। यदि मैंने गलत किया हो तो स्पष्ट कहो, वरना तुम्हारा काम समाप्त है और अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। बेताल हंसते हुए बोला, ठीक है राजन, परंतु मैं तुम्हें एक और सत्य बताना चाहता हूँ। यह सत्य तुम्हारे राज्य और तुम्हारी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। यह सच तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। राजा ने हैरानी से पूछा, कौन सा सत्य बेताल? साफ साफ कहो। बेताल ने अपनी आवाज गहरी करते हुए कहा, राजन, वह मंत्री अकेला नहीं था। इस षड्यंत्र में तुम्हारे महल के अंदर का कोई और भी शामिल था, और वह व्यक्ति तुम्हारे सबसे करीब है, तुम्हारी पत्नी महारानी। यह सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध और अविश्वास से भर गया। तुम झूठ बोल रहे हो बेताल। महारानी मुझसे इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकती। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। बेताल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता। महारानी ने मंत्री के साथ मिलकर तांत्रिक को बुलाया था। उनका उद्देश्य था कि जब तुम मर जाओ तो वह मंत्री के साथ राजगद्दी पर बैठ सके। मंत्री अकेला इतना साहसी नहीं था कि तुम्हें मारने की योजना बनाए। महारानी ने ही उसे उकसाया। अगर यकीन न हो तो खुद उनसे पूछ लो। राजा गुस्से और दुख में डूबे सीधे महल पहुंचे। उन्होंने तुरंत महारानी को बुलाया। जब उन्होंने बेताल की बात का जिक्र किया तो महारानी का चेहरा सफेद पड़ गया। महारानी ने कांपते हुए कहा, महाराज, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। यह सच है कि मैंने मंत्री के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी, लेकिन मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था। मैं बस चाहती थी कि आप राज्य के मामलों से दूर रहें और मुझे सत्ता संभालने दें। मुझे लगा कि मैं आपसे बेहतर शासक बन सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी आपकी जान लेने का नहीं सोचा था। महारानी का यह सच राजा के दिल को छलनी कर गया। उन्होंने तलवार उठाई, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए तलवार फेंक दी। तुम्हारे इस विश्वासघात के बाद भी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन राज्य तुम्हें कभी नहीं माफ करेगा। मैं तुम्हें राज्य और अपने जीवन से निष्कासित करता हूँ। तुमने न केवल एक पत्नी का धर्म तोड़ा, बल्कि एक शासक के प्रति अपनी वफादारी भी खत्म कर दी। महारानी चुपचाप महल छोड़कर चली गई। जैसे ही महारानी चली गई, बेताल ने ठाका लगाया और कहा, वाह महाराज, आपने फिर से संयम और न्याय का प्रदर्शन किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इतने शांत और सहनशील बनकर अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं? आपके इस निर्णय ने आपके राज्य को कमजोर कर दिया है। अब लोग कहेंगे कि राजा विक्रमादित्य की अपनी पत्नी ने ही उनका साथ छोड़ दिया। और क्या आपको यकीन है कि महारानी दोबारा षड्यंत्र नहीं रचेगी? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेताल, मैं जानता हूँ कि मेरा हर निर्णय एक जोखिम है, परंतु मैं क्रोध या भय से फैसले नहीं करता। सत्य और न्याय के लिए मेरा धर्म है कि मैं हर स्थिति का सामना करूं। यदि मेरी महारानी दोबारा षड्यंत्र रचती है तो मैं उसका भी सामना करूंगा। बेताल यह सुनकर शांत हो गया, लेकिन जैसे ही राजा ने यह कहा, तांत्रिक की आत्मा महल में प्रकट हुई और जोर से चिल्लाई, राजा विक्रम, तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे बलिदान के सपने को खत्म कर दिया। अब मैं तुम्हारे राज्य को श्राप देता हूँ। तुम्हारी वफादारी की परीक्षा हमेशा ली जाएगी। हर वह व्यक्ति जिस पर तुम भरोसा करोगे तुम्हें धोखा देगा। तांत्रिक की आत्मा गायब हो गई। राजा विक्रमादित्य पहली बार अपने फैसले पर विचलित हो उठे। उन्होंने बेताल की ओर देखा, लेकिन इस बार बेताल ने कुछ नहीं कहा और अंधेरे में गायब हो गया। राजा ने स्वयं से कहा, यह श्राप मेरे राज्य को प्रभावित नहीं करेगा। मैं हर धोखे का सामना करूंगा और हर विश्वासघात के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन अब मुझे हर उस व्यक्ति को पहचानना होगा जो मेरे खिलाफ है, चाहे वह कोई भी हो।